वेलकम टू एप्टीट्यूड क्लास। तो आज के क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक स्लाइड के अंदर सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। पर आसान नहीं है। सर क्यों आसान नहीं है? क्योंकि इसके अंदर अनेक टाइप बन सकते हैं, ढेरों टाइप बना सकते हो, 500 टाइप्स तक आप बना सकते हो। तो सर इतने सारे टाइप्स को याद रखना संभव नहीं है, इसलिए आज के क्लास में मैं आपको सोचना सिखाऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग के जब सवाल सामने आते हैं तो थिंकिंग कैसे करनी है, शुरुआत क्या करनी है, किस लॉजिक से सोचना है, क्या क्या टाइप्स एक मेजर टाइप्स बन सकते हैं जिस एंगल में हमें सोचना चाहिए। तो सभी के बारे में आज जानेंगे। आपको बस पूरा लेक्चर अंत तक देखना है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक ही स्लाइड का बेसिक है और वो है नंबर ऑफ लेटर्स। इन टोटल 26 लेटर्स होते हैं और उनको मैंने एक स्पेशल टाइप में अरेंज किया है। पहले के 13 लेटर ऊपर, बाकी के 13 लेटर नीचे, और लिखने का स्टाइल देखो। पहले के 13 लेटर मैंने लेफ्ट टू राइट लिखे हैं, ABCDEFGHIJKLM। फिर नीचे आप देख सकते हो मैंने राइट टू लेफ्ट ये लेटर्स लिखे हैं, NOPQRSTUVWXYZ। सर ऐसा क्यों किया है? क्योंकि एक फेमस सा कोडिंग स्टाइल है कि A को Z से रिप्लेस करो, Z को A से रिप्लेस करो, B को Y से, Y को B से, ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने इस प्रकार से आपको समझा दिया कि पहले 13 ऊपर, बाकी 13 नीचे। हमेशा इसी प्रकार से डायग्राम बनाना जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने बैठो, जैसे गेट एग्जाम, ESC एग्जाम, अदर एग्जाम्स हो गए। ठीक है, जो भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये टॉपिक तो आने ही आना है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो मैंने रिस्पेक्टिव नंबर्स भी लिखा है, A को 1, B को 2, C को 3। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर पैटर्न के सवाल भी बनते हैं जो हम आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड को कॉपी कर लो, हर सवाल में आपको ये स्लाइड मदद करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, अब सीधा क्वेश्चंस पर जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सारे वेराइटीज प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इफ इन अ, ये वर्ड देखो, UPFRONT is coded as FKUILMG, then how will GEM be coded in the same code? अब आपको करना क्या है इस सवाल में? सबसे पहले ये लेटर कैसे रिलेटेड है इस लेटर से, उसके बीच का पैटर्न खोजना है, और वही पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए GEM को कैसे कोड किया जाएगा वो आपको ऑप्शंस में खोजना है। सिंपल सवाल समझ में आ गया। अब लगाओ दिमाग। क्या लगाओगे दिमाग? सर क्या हम U को F कह दे, और अगर ऐसी बात है तो फिर जहाँ जहाँ F होगा वहाँ पर U कहना चाहिए? बात तो ठीक लग रही है ना? और वही अगर आप स्लाइड की मदद लेते हो, जो मैंने आपको स्लाइड प्रीवियस इसमें दिया था, तो बड़ा क्लियर हो जाता है। चलो तो एक काम करते हैं, कट पेस्ट का बिजनेस करते हैं, है ना? ये वाली स्लाइड हम यहाँ पर लगा देते हैं। आप देख सकते हो प्रीवियस में हमसे कहा था UPFRONT। चलो UPFRONT, इसको कैसे कोड किया गया है? FKUILMG। तो आप देख पा रहे हो U और F में कोई संबंध? सर ये देखो UF, ये देखो सेम पोजीशंस पर है, ऐसे सिमिट्री के फॉर्म में, है ना? ये 6 पर है, ये 21 पर, और ये सिमिट्री है अबाउट दिस एक्सिस। चलो बढ़िया है। P और K, सर P और K ये देखो, ये भी सिमिट्री के हिसाब से, और ये FU तो यहाँ पर ही आ गए। RI, सर RI को अगर देखें तो ये रहा RI। फिर हम अगर ऐसे ही आगे बढ़े तो OL ये रहा, फिर MN ये रहा, TG कहाँ पर है? TG यहाँ पर है। तो मुझे लगता है पैटर्न आप समझ गए। पैटर्न है रिप्लेसमेंट का, जहाँ पर F हो वहाँ पर U, और जहाँ पर U हो वहाँ पर F। आप देख सकते हो U था तो उसको F की तरह कोड किया गया, F था तो उसको U की तरह कोड किया गया। ये सिमिट्री वाला कंसेप्ट था जिसको हम रिप्लेसमेंट लॉजिक भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड किया गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं GEM को कैसे कोड करोगे, तो आप कहोगे सर पहले GEM को मार्क कर लो, ये रहा G, ये रहा E, ये रहा M। अब G के रिस्पेक्ट में T कोड होगा, E के रिस्पेक्ट में V कोड होगा, M के रिस्पेक्ट में N कोड होगा। तो आंसर आ गया TVN। तो TVN कहाँ पर है? बॉम्बे में, इसलिए बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हमने लॉजिक देखा, ये लॉजिक कैसा था? ये लॉजिक था रिप्लेसमेंट लॉजिक। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते नीचे ताकि आप हेडिंग ध्यान से देख सको। रिप्लेसमेंट लॉजिक, सिंपल लॉजिक, आसान लॉजिक। हमेशा पहले इससे ही सोचना है, क्या रिप्लेसमेंट लॉजिक से बात बन जाएगी? क्या U और यहाँ पर F
ये रिप्लेसमेंट में चल रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते थे। अगर रिप्लेसमेंट में है, सवाल बन गया, नहीं है तो क्या करे, नहीं है तो आपको ट्राई करना है कुछ और लॉजिक जो हम अब समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इफ DEBAUCH इज कोडेड एज ABYXRZE देन हाउ विल LOG बी कोडेड एज। अब अगर आप ध्यान से देखो, क्या रिप्लेसमेंट लॉजिक यूज हो रहा है? क्या हम D की जगह A कह सकते हैं? क्या हम E की जगह B कह सकते हैं? नहीं सर जी, E की जगह B तो B की जगह E ऐसा होना चाहिए था, बट ये देखो यहाँ पर E बट यहाँ पर B नहीं है, यहाँ पर तो H है ना, तो वो रिप्लेसमेंट लॉजिक फेल हो गया। अब अगर रिप्लेसमेंट लॉजिक फेल हो गया तो कौन सा लॉजिक लगाना है अब सोचो, क्योंकि बेसिक तो वही है जो मैंने आपको ABCD वाला चार्ट दिखाया था, उसी से आपको खोजना है कि इसमें अब कौन सा लॉजिक बैठेगा। तो लॉजिक है फॉरवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग वाला लॉजिक। यानी सर जी मैं कुछ समझा नहीं, समझाता हूँ। देखो ये स्लाइड हमारे पास फिर से आ गई। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे D से A जाना है तो मुझे कितने कदम आगे या पीछे जाने हैं? आप कहोगे सर ये चार्ट में देखो, आप D पर हो, आपको जाना है A पर, तो 1 2 3 कदम पीछे जाने हैं, इसको कहा जाता है बैकवर्ड काउंटिंग। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट ये वाला जो लॉजिक है वो बैकवर्ड काउंटिंग आप कर रहे हो, ठीक है। बैकवर्ड काउंटिंग, जब भी हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो उसके अंदर हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं कि माइनस यानी पीछे जाना, फॉरवर्ड काउंटिंग होगी तो प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि हमारा D जो है वो A से कोड किया गया था, तो D से A जाने के लिए 1 2 3 कदम पीछे, सो माइनस इज बैकवर्ड पीछे, और 3 कदम, सो ये 3। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है E से B जाना है, फिर B से Y जाना है। अब कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, खोजो इसमें। सर अगर आपको E से B जाना है तो अगेन यहाँ पर 3 कदम पीछे, चेक करो 1 2 3। फिर सर जी उन्होंने कहा था कि हमको B से Y जाना है, फिर 3 कदम पीछे। सर जी ये चेक करो, B पर आप हो, ये 1 पीछे वाला याद रखना कौन है, ये 2 और ये 3, ये 3 कदम आप पीछे गए तो Y पर आ सकते हो, तो ये भी 3 कदम पीछे। फिर जो पूरा का पूरा शब्द दिया गया था AUCH, जिसको कोड किया गया था एज XRZE, सारे के सारे अगर आप चेक करो तो 3 कदम पीछे वाला हिसाब था। अगर ऐसी बात है सर जी, अगर सारे के सारे 3 कदम पीछे है तो अब क्या कोड करना हमको, LOG को कोड करना है। L के पीछे 3 कदम, ये रहा L, 1 2 3, I होना चाहिए, तो यहाँ पर I वाला एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ गया, मजा आ गया तो बोलो यस। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक क्या था, रिप्लेसमेंट लॉजिक नहीं था। हमने चेक किया कि रिप्लेस तो नहीं हो रहा था। रिप्लेसमेंट सबसे इजी है, सबसे पहले वही चेक करना चाहिए। वो ना हो तो बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग, तो यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग से काम बन गया और हमने कह दिया दैट बैकवर्ड काउंटिंग की मदद से दैट ये वाले सवाल में हमसे पूछा जा रहा था कि LOG को कैसे कोड कर सकते हैं। तो हमने कहा कि L जो है वो I के बराबर इनके हिसाब से, O जो है वो L होगा एंड G जो है वो D होगा, क्योंकि -3 का लॉजिक चल रहा था। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। तो आप देख सकते हो अब तक 2 सवाल हुए और आपको पता चल गया होगा ये सवाल बड़े सिंपल होते हैं, बट ये आसान नहीं होते हैं, क्योंकि कौन सा रीजनिंग, कौन सा लॉजिक लगाना है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हर बार आपको कुछ ना कुछ एक नया लॉजिक मिलेगा, और फेमस है काउंटिंग वाला लॉजिक, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अक्सर बहुत सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, GEI इज टू MKO, तो SKU इज टू क्या होगा। ये थोड़ा सा है ना एनालॉजी वाला सवाल होता है कि अब आप ये खोजो कि GEI और MKO एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, और उसी पैटर्न के हिसाब से SKU और क्वेश्चन मार्क रिलेशन होना चाहिए। सेम टू सेम जो यहाँ पर रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए। अब कैसे करें, कोडिंग डिकोडिंग का ही ये एक फॉर्म है, आप ये नहीं कह सकते कुछ नया फॉर्म है। जो आपने पढ़ा है उसी का इस्तेमाल हमको यहाँ पर करना है, इसलिए हम बुला लेते हैं इस वाले स्लाइड को अगेन। ये रहा, ठीक है, ये स्लाइड आ चुका है। अब आप दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाओ कि GEI इस MKO, देखो ध्यान से, मैं कलर ब्लू ले लेता हूँ। GEI रिलेट किया गया है MKO से, तो G और M में क्या संबंध है सर, ये रहा G, ये रहा M,
तो हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कदम आगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आगे चलना है, इसलिए प्लस कितने कदम, 6 कदम। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड काउंटिंग वाला, ठीक है, ये है फॉरवर्ड काउंटिंग कॉन्सेप्ट। बैकवर्ड होता है तो माइनस, फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव। ई से के जाने के लिए क्या है सर, ये रहा ई, ये रहा के, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कदम आगे हम चले तो ये रहा +6। नेक्स्ट सर ये भी +6 है, अगर हम देख ले कि ये रहा आई, ये रहा हमारे पास ओ, है ना। तो आप कहोगे ये 6 कदम है, हम तो कहेंगे ये 6 कदम है ना। ऐसे मत देखना, यहाँ से काउंट नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने लिखा है, तो ये 6 कदम आगे ही है, ठीक है। तो ये आपने पहचान लिया कि यहाँ पर एनालॉजी है 6 कदम आगे बढ़ने की। तो एस के यू, अब आप एस का ही फाइंड कर लोगे तो आंसर मिल जाना चाहिए। तो सर जी एस के आगे 6 कदम आगे, यानी इस साइड मत चले जाना। मैंने आपको क्या बताया था, आगे यानी मैंने इस प्रकार से लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 वाई आना चाहिए आपके पास। एस क्यू यू हमारे पास था, मैं 6 कदम आगे बढ़ गया, मुझे मिला वाई। बट दुविधा ये है, वाई शायद 2 ऑप्शन में थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। चलो 2 ऑप्शन तो हट गई, बी और सी तो खत्म हो गए। ए और डी में से कौन सही होगा ये जानने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा पता चल गया है दिल्ली इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये जेड जेड तो संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों लेटर डिफरेंट है, तो पोजीशंस डिफरेंट होंगे, तो जेड जेड हो नहीं सकता, डन एंड डस्टेड। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्यू यहाँ पर 6 कदम आगे चलो, 1 2 3 4 5 6 डब्ल्यू पर लैंड हो गए, इसलिए +6 किया डब्ल्यू आ गया। यहाँ पर हमने +6 किया तो ए आ गया। चेक कर लो, यू के आगे 1 2 3 4 5 कहाँ पर आगे जाए, आगे यहाँ पर 6, तो ये देखो ए आ गया। सो दिस इज हाउ फॉरवर्ड काउंटिंग वर्क। मुझे लगता है ये चीज़ भी समझ आ गई। तो चलिए फिर आगे लेकर चलता हूँ, थोड़े और वैरायटी के सवाल देख लेते हैं। अब ये वाला खतरनाक है, ये लेवल अप है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज अबाउट इज रिटन एज YYRDB। देख रहे हो आप, YY ये कैसे हो गया सर जी, ये तो अलग लेटर है ना, AB तो अलग होना चाहिए, YY कैसे हो गया। ना रिप्लेसमेंट चलेगा यहाँ पर, ना फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है, तो क्या करे, सोचो, दिमाग लगाओ। acute is written as JXXEB, so how will angle be written as in that language। तो कुछ तो ऐसा होगा कोडिंग में, कुछ तो पैटर्न, कुछ तो लॉजिक होगा, वो लॉजिक खोजना आपको। अब लॉजिक खोजने के लिए सर जी ABCD वाला डायग्राम वापस से बुलाया जाए, ये ब्रह्मास्त्र है, पेपर जैसी सामने आ जाए ना ये लिख लेना, ठीक है जी। चलो तो हम इसको बुला लेते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर ABOUT को YYRDB लिखा गया है, ये कैसे हुआ होगा, है ना। कुछ तो पैटर्न है यहाँ पर, पैटर्न वाला लॉजिक का यूज़ करना है, तो सोचिए क्या था पैटर्न, ठीक है। मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड्स, लगाइए दिमाग कि यहाँ पर ACUTEJXXEB क्या डायरेक्ट कोई संबंध था इस प्रकार से, या कुछ और था डायरेक्ट संबंध। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अबाउट दिया गया है, ठीक है, तो अबाउट और YYRDB को देख लेते हैं, और फिर बाद में हम अदर्स को भी देख लेंगे। क्या है, लॉजिक वो बैठना चाहिए ना सभी में। 2 बार हमको दिया गया है कि 2 मौका देते हैं आपको, एक तो ABOUT वाला दिया गया है, उसको YYRDB कहा गया है, दूसरा अक्यूट को JXXEB कहा गया है। 2 मौके के पैटर्न आपको परफेक्टली खोजना है। मैं देख रहा था यार, ऐसे सीधे सीधे रिप्लेसमेंट भी नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग भी नहीं है, तो क्या होगा। फिर मैंने दूरी का, अब देखो ध्यान से कैसे पैटर्न को खोजा जा रहा है। अब थोड़ा सा क्रॉस सोचो, सीधे सीधे बात नहीं बन रही है, तो तिरछे तिरछे सोचना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि अगर इसको और इसको देखे तो ऐसा रिलेशन है कि मैं +1 आगे बढ़ा, ये बात ठीक है सर जी, आप +1 आगे बढ़े तो आप B पर पहुंच जाओगे। फिर मैंने देखा कि वैसे ही अगर इन दोनों को देखें, ये सेकंड और ये सेकंड लास्ट, तो ये सर जी आप +2 2 कदम आगे बढ़ो तो पहुंच जाओगे। फिर मैंने देखा बीचों बीच वाले O और फिर ये रहा R, तो 1 2 3 कदम आगे, तो यहाँ पर 3 कदम आगे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए U से Y, तो ये रहा U, ये रहा Y, तो 1 2 3 4 कदम आगे। क्या आप पैटर्न देख पा रहे हो
सर ये तो 1 2 3 4 वाला पैटर्न है, तो ये ऐसे देखते हुए ये वाला तो 5 होना चाहिए। अब मैं, आप तो ऐसे गेस कर लिए +5, बट मैं आपको प्रूव करके भी बता देता हूँ, आपका गेस बहुत सही था। ये देखो 1 2 3 4 5 कदम आगे आप पहुंच गए वाई पर। तो ये है पैटर्न। अब अगर ये है पैटर्न, क्या ये पैटर्न हमने सही से खोजा है, वो वेरीफाई करने के लिए ये अक्यूट इज रिटर्न है JXXEB दिया गया है, तो ये भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम वापस से कॉपी कर लेंगे ये स्लाइड को, और अब कहेंगे कि क्वेश्चन ने कहा है कि वापस से चेक कीजिए ACUTE, ये रहा आपका अक्यूट, और इसको हमने JXXEB कहा है। तो पहला और आखिरी में संबंध कैसा होना चाहिए, एक कदम आगे पहुंचो तो ये वाला शब्द आ जाए, ये सेकंड और सेकंड लास्ट के बीच का संबंध, 2 कदम आगे तो D और E, हाँ तो E पर पहुंच जाएंगे। इसमें 3 कदम आगे हो रहा है क्या, ऐसा 3 कदम आगे, 1 2 3 पहुंच गए सर जी। और ये T से X जाने के लिए होना चाहिए 4 कदम आगे, हो रहा है ऐसा, T से X जाने के लिए 1 2 3 4 हो रहा है सर जी। और फिर हमको E से ये J जाना है, तो 5 कदम आगे, ये रहा E, ये रहा J, तो 1 2 3 4 5 कदम आगे हो रहा है। तो हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक है। ये था थोड़ा सा हार्डेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो। अब एंगल कैसे रिलेटेड है वो आपको देखना है, तो चलिए अब एंगल की भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो सवाल पूछा गया है कि एंगल को कैसे कोड करना चाहिए। तो एंगल को पहले लिख देते हैं ANGLE, पैटर्न तो हमको पता ही है, +1 +2 +3 +4 +5, तो यहाँ से लास्ट तक की यात्रा +1 की रहेगी, तो ये रहा B, क्योंकि A के एक कदम आगे बढ़ जाए तो B मिल जाता है। सेकंड से सेकंड लास्ट की यात्रा +2 की रहेगी, तो +2 यानी हम है N पर, आगे बढ़ना है आगे इस साइड में, ठीक है जी। तो 1 2, ये देखो आप P पर पहुंच गए, और बस इसमें ही आपका काम बन जाता है, इसमें ही आपका काम बन जाता है। बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देखो जी, है ना, B और उसके बाद P, हो गई बात खत्म, बॉम्बे सही हो गया। अब ध्यान से नोट करना, अब एज अ टीचर मेरा काम है कि मैं आपको सारा का सारा सोल्यूशन प्रोवाइड करूं, इसलिए अब G से आपको जाना है इस वाले पोजीशन के लिए, तो +3 कीजिए, तो G से आगे 1 2 3 J होगा। L से आपको जाना है 4 कदम आगे, ये रहा L, 4 कदम आगे, 1 2 3 4 P पर हम पहुंच जाएंगे। और फिर E से आपको जाना है 5 कदम आगे, तो सर जी E, ये रहा 1 2 3 4 5 J पर पहुंच जाएंगे। सो फाइनल आंसर आप देख सकते हो वेरीफाई करने के लिए JPJPB, है ना। वैसे अगर लास्ट के 2 शब्द भी निकाले होते हैं ना BP वाला तो भी हो जाता, बट ठीक है, एज अ टीचर मैंने पूरा का पूरा बता दिया, JPJPB ये आपका पैटर्न होगा। तो आप देख पा रहे हो ये टफेस्ट क्वेश्चन था, उसके पहले के फॉरवर्ड काउंटिंग इजी थे, बैकवर्ड काउंटिंग इजी थे, रिप्लेसमेंट लॉजिक इजी था। किस मतलब कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा रिप्लेसमेंट होता है, कुछ क्वेश्चन में कुछ और होता है कि जब जब A दिया जाएगा शायद उसको X मान ले, है ना, या X दिया होगा उसको A मान ले, तो ऐसा भी रिप्लेसमेंट लॉजिक होता है जो इजी वाला होता है। और मेजॉरिटी बैकवर्ड काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग पर ज़्यादा सवाल होते हैं, और ऐसे वाले सवाल जब परेशान करना हो, पेपर को कठिन बनाना हो, तो ऐसे तिरछे वाले लॉजिक यूज़ करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स गेट मोर टफ क्वेश्चंस इन देयर पेपर। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अब कैसे कैसे वेराइटीज़ बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके जी, तो देखो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल, और मैं आपको ये स्लाइड भी दे देता हूँ ABCD वाला, तो आप सोचिए, सोच विचार कर लीजिए और उत्तर बताइए। सिलेक्ट दी ऑल लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स HEB ZYW OLI VSP। तो अब इसमें से और सर कैसे, अब तक तो ऐसे कोई 2 शब्द हमको दिए होते हैं कि ये शब्द है, इसको कोड किया गया है इसकी तरह, है ना। अब ये रिलेशनशिप खोजो और उस हिसाब से सवाल बनाओ। इसमें तो सर ऐसे 2 शब्द नहीं दिए, जब ऐसे ना दिए हो तो लेटर्स के बीच में आप कॉम्बिनेशन देखो, ये HEB के बीच में ऐसा कौन सा पैटर्न है जो ZYW में भी हो सकता है या नहीं हो सकता, OLI के बीच में भी हो सकता है या नहीं हो सकता, VSP में भी आपको चेक करना पड़ेगा। और ऑब्वियस ही बात है, ऑड मैन आउट है ना यहाँ पर, तो एक ऐसा शब्द होगा जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी के 3 पैटर्न फॉलो करेंगे। अब आपको खोजना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम HEB में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऑप्शन ए, H से E जाना है
तो क्या करना पड़ेगा, ई से बी जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वैसे ही बी को भी देखेंगे, सी ऑप्शन को भी और डी ऑप्शन को भी। तो एच से ई जाने के लिए सर, ये एच से ई पीछे जाना है तो 1 2 3 कदम पीछे चलने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा जी। और ई से बी तो वर्बली आप कर सकते हो, आपको पता है ना, बी सी डी ई, तो उल्टा ही हो गया, ये भी 3 कदम पीछे हो गए, चेक कर लो यहाँ से भी। ई से बी जाना है तो 1 2 3, तो ये 3 कदम। अब मैं देख रहा था तो पैटर्न आइदर ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। अब जेड वाई डब्ल्यू के अंदर क्या हो रहा है सर, अगर आपको जेड से वाई जाना है तो फिर ये z से y आगे हुआ या पीछे हुआ, ये पीछे हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी आगे की यात्रा इस प्रकार से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे की यात्रा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो z से y जाना है तो 1 कदम पीछे जाना है सर जी। अब ये पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है, आइदर ये ऑड मैन आउट है या ये ऑड मैन आउट है। अब वो सी को निकाल के ही पता चलेगा, है ना। और y से w जाने के लिए 2 कदम पीछे। चलो ये तो ईजी था। ओ एल आई को अब देख लेते हैं, ओ से एल, एल से आई। अब ये आपको आंसर दे देगा। ओ ये रहा, एल ये रहा, 1 2 3 कदम पीछे, 3 कदम पीछे सर जी मिल गया। ये तो इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है तो सेम टीम के है। आपको तो चाहिए था ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट तो फिर बॉम्बे हो गया, बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मैं बता भी देता हूँ बाकी ऑप्शंस भी। देखो एल से आई अगर आपको जाना है तो एल ये रहा, आई ये रहा, तो 1 2 3 कदम पीछे पहुँच जाओगे आप जी, है ना। वैसे ही अब हमारे पास जो लास्ट था VSP, अगर आप ये खुद से भी चेक करोगे तो ये -3 आपको प्राप्त होगा। तो ये 1 2 3 ये सेम टीम के थे, ये डिफरेंट टीम का था, पकड़ा गया ऑड मैन आउट। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं इन दी कोडिंग डिकोडिंग। और कौन कौन से टाइप है और मैं बताता हूँ आपको, ये लॉजिकल रीजनिंग है। तो देखो यार बहुत अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं। ये देखो, A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. आप ये कह सकते हो सीरीज सीक्वेंस सीरीज का सवाल है, बट इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग वाली फीलिंग है, ये मिक्सचर है। तो L के बाद K के बाद M के बाद J के बाद N के बाद क्या होगा, क्या करे सर जी। अब अभी जो आपने सीखा है लेटर्स के बीच में कैसे खेलना है, आपने देखा ना लेटर्स के बीच में हम कैसे खेले। अब आपको ये चेक करना है कि एल से के जाने के लिए कोई संबंध है। और देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो मैं आपको ये जो पैटर्न यहाँ पर चला है कि एच से ई जाने के लिए 3 कदम पीछे, ई से बी, तो सर जी हर एक सवाल में चल जाएगा, नहीं भी चलेगा। जब नहीं चल रहा है तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसके लिए हमने इसको बुला लिया, ठीक है। और हम चेक कर रहे थे कि एल के बाद के के बाद एम के बाद जे के बाद एन, कुछ है संबंध। एल से के जाने के लिए सर पीछे जाना है 1 कदम, के से एम जाने के लिए के से एम जाना है तो 2 कदम आगे सर जी। एम से जे जाना है, अरे सर जी ओ क्या मैंने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सही किया ना, एल से के जाना है 1 कदम पीछे, के से एम जाना है 2 कदम आगे, एम से जे जाना है तो 1 2 3 कदम पीछे, जे से एन जाना है तो 1 2 3 4 कदम आगे। अब आप ये कह सकते हो सर ये देखो 1 2 3 4 आगे फिर 5 होना चाहिए, आगे फिर यहाँ पर प्लस, मतलब प्लस तो नहीं कहूँगा, नंबर में 5 होना चाहिए। फिर पैटर्न देखो माइनस प्लस, तो ये माइनस होना चाहिए। इस हिसाब से ये लॉजिक बैठ रहा है, लॉजिक ही बिठाना है यहाँ पर, ये लॉजिक बैठ रहा है। तो n के पीछे 5 कदम, तो 1 2 3 4 5 आई होना चाहिए, और आई आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही डिफरेंट लॉजिक हम यहाँ पर बना रहे हैं, और आई जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसलिए आपका दिल्ली बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसे आपको रीजनिंग करना है, दिस इज़ लॉजिकल रीजनिंग। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर हमने तो डिफरेंट फॉर्म में सोचा, कैसे सोचा तुमने, ये एक तरीका हो गया सोल्यूशन का, मैं मेथड 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके। कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर हमने ये सोचा कि मेथड 2 इज़ कि हमारे पास L के बाद K के बाद M के बाद J के बाद N के बाद क्वेश्चन मार्क था। फिर देखा कि सर जी ये जो L से M जाने की यात्रा है, L से M ये तो 1 कदम आगे की है, M से N जाने की यात्रा जो है वो 1 कदम आगे की है, देखो 1 कदम आगे की है। और सर K से J जाने की जो यात्रा है, K से J तो उल्टा 1 कदम जाना है। और आप देख पा रहे हो ये ऑड प्लेयर्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ
ये क्या थे, एक एक कदम आगे वाले। और जो इवन प्लेयर्स है, कौन है इवन प्लेयर, 2 4 6, है ना, ये एक एक कदम पीछे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अगर लॉजिक लगाए तो यहाँ से एक कदम पीछे आपको आपका क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। तो जे से एक कदम पीछे आई, तो ये देखो आई इज़ द राइट आंसर। तो ये भी आपका लॉजिक हो सकता है। तो जो लॉजिक आपको समझ में आए वो लॉजिक से आप जाइए, बट सवाल जो है इस वाले बेसिक से ही बनेंगे, ABCDEFGH आप देख सकते हो इस वाले पैटर्न से। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है, कठिन सवाल मत पूछना है, वो हमारे हाथ में नहीं है, मैं आपको सारे वेराइटीज़ देने आया हूँ। कठिन आसान तो पर्सपेक्टिव है। चलिए, क्वेश्चन इज अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन सो दैट विल कंप्लीट द सीरीज SNJGE क्वेश्चन मार्क। अगेन सीक्वेंस इन सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग वाला लेटर कॉन्सेप्ट। तो अगर आप ध्यान से देखो, सर आपने ये जो हमको सिखाया है ना, ये हमको बहुत ही पसंद आया। इसी को हम यूज़ करते हुए वापस से लॉजिक सोचेंगे कि अब यहाँ पर SNJGE यात्रा देखेंगे कि यहाँ पर S से N जाना है, S से आपको N, तो पीछे की यात्रा हो गई, 1 2 3 4 5 कदम पीछे चलने पड़ेंगे जनाब। तो ये रहा 5 कदम पीछे। फिर N से J जाना है तो 1 2 3 4 कदम पीछे। J से G जाना है तो सर G 1 2 3 कदम पीछे। ये तो यार इजी लग रहा है, पैटर्न ही खोज लिए। 5 4 3, ये 2 माइनस माइनस माइनस, ये माइनस, फिर 5 4 3 2 1 होना चाहिए, और फिर माइनस होना चाहिए, तो बन जाना चाहिए सर जी। पहले G से E हो रहा है क्या, 2 कदम पीछे, 1 2, हाँ, तो पैटर्न आपका ठीक है। अब E से 1 कदम पीछे D आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, D इज़ द राइट आंसर। D और यहाँ पर ऑप्शन D, लेटर D आप देख सकते हो, ये आपका लक हो गया। सो D इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। ओ हो, पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब आपको पता है ऑड वन कैसे निकालना है। अब ये गेट का सवाल है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस 2016 गेट का सवाल है। सोचो इसके बारे में, फिर हम सोल्यूशन देखें। और मैं आपको वो स्लाइड भी दे देता हूँ, वो जो स्लाइड आपको चाहिए ABCD वाली, ये रही आपके सामने। सोचिए क्या होगा, है ना। कभी भी अगर ऐसे सवाल आए ना तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना कीजिए, आराम से सोचिए फिर बनाइए कि यहाँ पर CADBE कुछ पैटर्न दिख रहा है, और क्या वो पैटर्न सभी में है या फिर यूनिक था इसके पास। यूनिक था तो फिर तो ऑड मैन आउट हो गया, सभी में है तो फिर बाद में यूनिक को खोजना है आपको। तो सर जी CADBE, एक काम कर लेते हैं, CADBE को यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। अब C से A जाना है तो उल्टा जाना है मेरे को, तो पीछे की यात्रा C से A की यात्रा कितनी की है, 1 2 कदम पीछे। A से D की यात्रा, सर A से D तो आगे की यात्रा है 3 कदम। मैंने कहा ठीक है जी। D से B की यात्रा, D से B की यात्रा सर जी 2 कदम पीछे की है। तो ऐसा लग रहा है -2 + 3 -2 + 3 होना चाहिए, बट है क्या, 1 2 3 है, +3 है। तो यहाँ पर आपका लॉजिक सही बैठ रहा है। अब ये तो हो गया CADBE के लिए। अब एक एक करके सभी ऑप्शन को देखना है, इसलिए है ना कभी कभी रीजनिंग के सवाल को लेंदी माना जाता है। कारण यही है कि एक एक ऑप्शन हमसे चेक करवाते हैं जी, है ना। अगर हम देखें नेक्स्ट वाला JHKIL, तो हमारा पैटर्न क्या था, हमारा पैटर्न था माइनस प्लस का। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि J से H जाना है तो 2 कदम पीछे, तो ये वाला भी 2 कदम पीछे होना चाहिए, और ये वाले 3 कदम होने चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या, है ना। मैंने तो वो प्रीवियस को देखते हुए ऐसा लिख दिया, -2 + 3 -2 + 3, बट अगर ऐसा हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा है तो ऑड मैन आउट है जी। तो J से H का तो हो गया -2। अब H से K जाना है, H से K 1 2 3, सही है जी। फिर K से I जाना है 1 2 पीछे, सही है। I से L जाना है 1 2 3 आगे, हो गया, बढ़िया है ना। बढ़िया है, यानी ये दोनों सेम ग्रुप के हैं। अगर सेम ग्रुप के सर जी तो काहे का बढ़िया, हमको तो निकालना था ऑड मैन आउट। अब और तकलीफ होगी ऑड मैन आउट खोजने के लिए। मैंने कहा अरे यार इतना भी तुम डीमोटिवेट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास XV YWZ,
तो x से v जाने के लिए ये रहा x, पीछे जाना है 2 कदम, ये भी सेम ग्रुप का ही लग रहा है, चेक कर लो। v से y जाने के लिए 1 2 3 कदम आगे, ये होना चाहिए 2 कदम पीछे, ये होना चाहिए 3 कदम आगे। हो रहा है क्या सर? y से 2 कदम पीछे सही जा रहा है, w से 3 कदम आगे सही जा रहा है। यार ये भी तो सेम ग्रुप का है। अगर ये तीनों सेम ग्रुप के हैं तो मिल गया कल्प्रिट। ऑप्शन एलिमिनेशन कहता है दिस वन वॉज दी ऑड मैन आउट। बट सर जी प्रूव करके बताओ, हम टीचर है, हम ऐसे सब स्टूडेंट्स वाले लॉजिक नहीं यूज कर सकते, हमको हर बार प्रूव करना पड़ता है। ONPMQ, तो O से N जाने की क्या है यात्रा? हाँ सर जी 1 कदम आगे, यही बात खत्म हो गई है ना, यही बात खत्म हो गई, ऑड मैन आउट। बाकी तो चेक करने की ज़रूरत भी ना है, बट फिर भी एज ए टीचर मैं आपको बता देता हूँ, O से N जो है ये तो उल्टी यात्रा थी ना, O से N तो -1 की यात्रा थी, है ना, पीछे गए ना आप एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ऐसे होता है क्लॉकवाइज, इस प्रकार से होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बैकवर्ड हो गया, तो -1 ये गड़बड़ है ना, -2 आपका होना चाहिए था। N से P जाने के लिए आगे जाना है 2 कदम, P से M जाने के लिए पीछे जाना है 3 कदम, M से Q जाने के लिए 1 2 3 4 कदम। ये तो बहुत ही अलग सा पैटर्न है, ऐसा पैटर्न तो हमारे पास था नहीं। सो दिस इज़ द आंसर, ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है, ऑड मैन आउट। तो ऐसे आपको खोजना है अगर लेटर से सवाल आ गए। देखो एक और सवाल मैं आपके सामने देता हूँ, कैसे कैसे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। ये गेट 2012 कंप्यूटर साइंस मैकेनिकल सिविल में पूछा गया था। गिवन द सीक्वेंस ऑफ द टर्म्स AD CG FK JP, द नेक्स्ट टर्म इज। सर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अब कुछ तो पैटर्न होगा, खोजो आप। AD CG FK JP, अब ये AD के बीच में पैटर्न था या A से C के बीच में पैटर्न था, यही लॉजिकल रीजनिंग है। अब कैसे क्या होगा, पैटर्न रिकग्निशन आपको करना है इसमें। अगर आपको मदद लेनी है वो स्लाइड की, तो ये लो स्लाइड में बुला रहा हूँ वापस से, आपको मदद लेना है आप ले सकते हो। बट सवाल तो यही है कि 1 सेकेंड, हमारे पास हाँ गलती से मैंने है ना विंडोज वाले पर क्लिक कर लिया। चलो तो ये A के बाद D, फिर C के बाद G, ये ग्रुप किया था ना ऐसे ना, ये जोड़ी ऐसा ग्रुप किया था इन्होंने। चलो ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कौन था? F के बाद K, फिर बाद में J के बाद P। पूछ रहे थे आगे के 2 शब्द बताइए। अब मैं ये कह रहा हूँ यार A से D में कोई था संबंध के 3 कदम आगे ऐसे वाला कुछ पैटर्न है, +3 हो भी सकता है। C से G एक, ये देखो 1 2 3 4 कदम आगे। फिर F से K 1 2 3 4 5 कदम आगे। J से P ये आप 1 2 3 4 5 6 कदम आगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 3 4 5 है, तो यहाँ पर 7 कदम आगे वाली कहानी होनी चाहिए। सर स्टार्टिंग लेटर क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो स्टार्टिंग A C, पहले मार्क कर लो, ये था A, फिर C, फिर F, फिर J। देखा जाए तो 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 3 छोड़े, तो आपको 4 छोड़ने पड़ेंगे, तो O से स्टार्ट कर लो। तो अगर ऐसी बात है सर जी, तो ये रहा O से 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 ना, 7 यानी V होना चाहिए हमारा। OV शुड बी दी आंसर। ऐसे अगर हम खोजे पैटर्न रिकग्निशन से, OV शुड बी दी आंसर, और ये है सर जी ऑप्शन A में। सो ऑप्शन A इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे आप कर सकते हो। अब कोई स्टूडेंट ने ऐसा लॉजिक लगाया, कोई स्टूडेंट कहेगा सर नहीं मेरे तो दिमाग में कुछ और लॉजिक आ रहा था। मैंने कहा क्या आ रहा था और लॉजिक? सर मेरे दिमाग में ये लॉजिक आ रहा था कि अगर सर जी A से, मैं पहले लेटर्स को देख रहा हूँ, A से C जाना हो, आपको पता है ना यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स थे हमारे पास, तो मैं इसका चलो एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज, और लॉजिकल रीजनिंग में कन्फ्यूजन होना बड़ी आम बात है। सो A D, फिर उसके बाद C G F K J P -- ओके जी। तो अब देखो ध्यान से, A से C जाना है तो B को एलिमिनेट, C से F जाना है, D E को एलिमिनेट, 1 लेटर को एलिमिनेट, 2 लेटर को एलिमिनेट, ऑब्वियस ही बात है 3 लेटर को एलिमिनेट, F के बाद G H I देखो सर जी। तो फिर अब 4 लेटर को एलिमिनेट, क्या है J के बाद 1 2 3 4 एलिमिनेट करो, O को रखो, देख पा रहे हो आप, K L M N को एलिमिनेट किया और O को रख दिए। ये भी लॉजिक बढ़िया है जी। ये आपका मेथड 2 है।
कि कैसे कैसे सोच सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पर जाना है, डी से जी जाना है, तो ई एफ को हमने धोखा दे दिया, 2 को धोखे दे दिए। यहाँ से यहाँ पर चलो हमारा कर्वी वाला ये है ना, जी से के जाना है, जी से के सर जी आपने 3 को धोखा दे दिया, एच आई जे इनको धोखा दे दिया। अब यहाँ से यहाँ पर जाना है, के से पी, तो 1 2 3 4 को धोखा, एल एम एन ओ टड़ा, तो अब 5 को धोखा देना पड़ेगा। तो किसको धोखा दे, पी के बाद क्यू आर एस टी यू, है ना, यही 5 हो गए ना, क्यू आर एस टी यू, 3 2 5, 5 को नहीं 4 और ये 3, हाँ। तो आप ध्यान से देखना कि P के बाद हमने किस किस को धोखा दिया है, 1 2 3 4 5, V को नहीं देना चाहिए, है ना, ये तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो 3 2 5, V आ गया तो 6 को धोखा हो जाएगा, 5 को धोखा देना चाहिए। तो हम देख सकते हैं अब 5 को धोखा देने के बाद V हमारे पास बच गया, सो OV शुड बी द राइट आंसर। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप देख सकते हो 2 को धोखा, 3 4 5 को एलिमिनेट किया, आंसर आ गया इधर 1 2 3 4, और फिर बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर 4 को एलिमिनेट करने के बाद आंसर आ गया था। सो दिस इज मेथड 2 विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एग्ज़ाम में जैसे आपको क्लिक हो वैसे आपको जाना चाहिए। तो चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल गेट टेलीकॉम मैकेनिकल 2014 से, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। अब ये नंबर प्लस लेटर मिक्स है, 7G 11K 13M डैश 15Q 17Q 15P 17P। सोचो सोचो सोचो, इसका ही मदद लेना पड़ेगा वापस से। देखो 7G कहा गया है तो कोई संबंध है। देखो 2 काइंड ऑफ पैटर्न हो सकते हैं, एक कि ये 7 11 13 में कुछ कहानी चल रही है, जैसे अगर आप देखो 7 से 11 जाने के लिए 8 9 10 11, बट फिर 11 से 13 जाने के लिए 12 13। सर ये कुछ कहानी समझ नहीं आई। कोई ये भी कह सकता है कि सर जी ऐसा नहीं होगा, इनमें कोई संबंध नहीं होंगे, संबंध होंगे शायद दोनों को मिला करके, है ना। हाँ मैंने कहा कि शायद संबंध हो सकते हैं इनमें जो नहीं मिला, तो दूसरा यही तो है इन दोनों में कुछ होगा। तो 7G क्या आप देख सकते हो लेटर और उसका पोजीशन, ओ 7G क्या ऐसा आगे भी हो रहा था। 11K 13M जरा मार्क करके देख लेते हैं, 11K 13M हो रहा था सर जी। तो ये तो पोजीशन की कहानी है। तो ऑप्शंस क्या कह रहा है, Q और P, तो Q और P को जरा हाईलाइट किया जाए। Q में 17, P में 16, Q में 17 है कहीं पर, P में 16, P में 16 तो नहीं है, Q में 17 है, बॉम्बे में है, सो बॉम्बे इज द राइट आंसर। देख पा रहे हो आप। तो इसमें 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। तो जब भी आपको नंबर और लेटर दिखाई दे तो नंबर में कोई रिलेशन होगा, लेटर में रिलेशन होगा, या फिर नंबर लेटर के आपस में कुछ संबंध होंगे जो आपको खोजने, जैसे इस वाले इसमें था। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, गेट के कुछ और अच्छे सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, इजी सवाल है, कठिन नहीं है। If 0 1 2 dot 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 7 8 9 are coded as OPQ dot 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 VWX, then 45 will be coded as। इसमें आपको वो चार्ट की ज़रूरत नहीं है, इसी से आप बना लोगे। क्यों? क्योंकि इसी में तो आ रहे हैं वो 45 और इसी में भी आएंगे आपके लेटर्स। तो ज़रा सा मैचिंग खेल लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर OPQRSTUVWX। तो सर जी 45 की कहानी मांग रहे थे, ये रहा 45, S पहले T बाद में, तो ये रहा ऑप्शन ए, डन एंड डस्टेड। देख रहे हो आप कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं इसमें से। चलो एक और आसान सवाल, गेट मैकेनिकल 2020, ये सारे रीसेंट के सवाल है। PQRST आर टू बी यूनिकली कोडेड यूजिंग अल्फा एंड बीटा। इफ P is coded as alpha alpha and Q as alpha beta, then R and S respectively can be coded as। आप कहोगे सर कुछ भी हो सकता है, नहीं, कुछ भी नहीं होने के लिए शब्द दिया है यूनिकली। जो यहाँ पर पैटर्न अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया है वो थोड़ी ना वापस से आगे आ सकता है। तो ये सर जी ये कहना गलत है, डी गलत हो गया। जो अल्फ़ा बीटा हो चुका है, किसके लिए हो चुका है, क्यू के लिए अल्फ़ा बीटा है, तो बाकियों के लिए नहीं हो सकता क्योंकि यूनिकली कोडेड है। तो सर जी ये अल्फ़ा बीटा इधर और इधर क्यों कह रहे हैं, मैं गलत है ना, फिर वो ऑप्शन भी गलत है, क्यों कह रहे गलत है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा जो है ए,
ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बी सी डी तो ऐसे ही गलत हो गए। और मैं आपको बता देता हूँ, एक रीजनिंग ये भी दे सकते हो कि पी को अल्फ़ा अल्फ़ा कोड किए, है ना, क्यू को तुम अल्फ़ा बीटा कोड किए, अब क्या बचा, अब बचा आपका बीटा अल्फ़ा ये, और फिर बीटा बीटा। तो एज़ पर क्वेश्चन उन्होंने कहा है बीटा अल्फ़ा बीटा बीटा, ये हमने इसको आर को दे दिया और एज़ पर क्वेश्चन इसको एस को दे दिया, जबकि हो उल्टा भी सकता था कि ये इसको भी आ सकता है, ये इसको भी आ सकता था, बट क्वेश्चन ने कह दिया एज़ पर क्वेश्चन कि बीटा अल्फ़ा आर को जाएगा, बीटा बीटा एस को जाएगा। चलो ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो गए। चलिए अब थोड़े से इंटरेस्टिंग कुछ हट कर, अब आप देख सकते हो यहाँ पर लेटर्स को नंबर्स में कोड किया है, बट पोजीशन वाले नंबर्स नहीं है। मैं आपको ये भी याद दिला दूँ दैट एफ को 7 कहा गया है, एफ 6 है, तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज 4 इज कोडेड एज 7912 एंड फ्रॉम इज कोडेड एज 1287, व्हाट विल बी द कोड फॉर एम इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ए बी सी और डी। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर यहाँ पर देखो ना, f को 7 कहा गया है, फिर f को 1 कहा गया है, कतई नाइंसाफ़ी है। कोडिंग डिकोडिंग में नाइंसाफ़ी होना संभव है, क्योंकि यहाँ पर कभी पैटर्न, कभी लॉजिक, कभी कुछ आपको सोचना ही पड़ेगा। ये रीजनिंग है भैया, ये रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर इतने आसान सवाल नहीं पूछे जाते। चलो, तो यहाँ पर आप एनालाइज कीजिए, एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट। FOUR इसको 7912 कहा गया है, FROM इसको 1287 कहा गया है। अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये F यहाँ पर भी है, R ओके सर जी, O बट ये सर जी यूनिक हो गया U और ये यूनिक हो गया M। तो अब मैं देख रहा था कि FOR ये 3 लेटर सेम है दोनों में, तो ऐसे कुछ 3 नंबर्स भी सेम होंगे। आप देख पा रहे हो 1 1, क्या आप देख पा रहे हो 2 2, क्या आप देख पा रहे हो 7 7। हाँ, यूनिक कौन हो गए फिर, इसमें 9 हो गया, इसमें 8 हो गया, यानी U को 9 की तरह कोड किया है, M को 8 की तरह। पूछ रहे थे M को किसके हिसाब से, 8 की तरह। अगर ये पूछते कि F को किस हिसाब से कोड किया गया है, वी डू नॉट नो F को कैसे। तो यहाँ पर अगर एक ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो वो सही होगा अगर F के लिए पूछा जाता। ओके, F के लिए तो नहीं पूछा गया है, पूछा गया है M के लिए, तो वो होना चाहिए 8। देख पा रहे हो, एनालिसिस से ये कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व हो जाता है। अब इसमें इस वाले का कोई रोल नहीं है, तो हमेशा ये मत कहना सर इसका रोल बताना जरा सवाल में, होगा नहीं भी होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ ऑरेंज इज वायलेट, violet is green, green is red, red is white, white is blue, blue is black, then what is the color of blood। ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ऑरेंज को वायलेट सब्स्टिट्यूट किया गया, वायलेट को ग्रीन सब्स्टिट्यूट किया गया। अगर ऐसे सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं तो अब बताना कलर ऑफ ब्लड क्या है। रेड होता ना, बच्चे रेड क्लिक करते। सब्स्टिट्यूशन जो कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल होते हैं उसमें आपको लॉजिक लगाना है कि कलर ऑफ ब्लड जो है वो होता है रेड, बट red is dash here, red is white here sir ji, red is white here, therefore answer is equal to white। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसे सर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग वाले कॉन्सेप्ट सर कहाँ आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज टुडो बेम इज रिटन एज ऑल फाइन, Como sta is written as how you, and Ben Como is written as fine you. How will Tudo sta be written in the same language? तो ये आपको बताना है A B C और D। जब ऐसे सवाल आए तो सबसे इजी काम होता है इसको, जो भी ये स्टेटमेंट्स दिए ना, पहले उसको उतारो। यहाँ से ऐसे फिगर इट आउट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, आपको आपके नोट्स के अंदर ये सारा बना लेना है। ठीक है, तो मैं बना ले रहा हूँ ये जो दिया गया था स्टेटमेंट कि टुडो बेम जो है उसको कहा गया है ऑल फाइन, फिर कोमो एस्टा को कहा गया है एज हाउ यू, फिर नेक्स्ट हमारे पास है बेम कोमो, इसको क्या कहा गया है, फाइन यू। तो अब आपसे पूछा जा रहा है टुडो एस्टा का मतलब क्या होगा, टुडो एस्टा का मतलब क्या होगा।
अब आपको है ना अगेन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग है, तो आपको देखना है कि इन 3 स्टेटमेंट के अंदर कुछ कॉमन हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट और सेकंड के अंदर कुछ कॉमन है, टूडो बेम कोमो एस्टा, कुछ भी नहीं है। अच्छा इसमें और इसमें टूडो बेम बेम कोमो, सर जी ये देखो बेम बेम कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन कौन है, फाइन, पहचान लिए। बेम को फाइन कहा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग बेम को फाइन कहा जाता है। अब इन दोनों के अंदर कोमो कोमो, तो इन दोनों के अंदर यू, अगर ऐसी बात है तो फिर ये एस्टा हाउ बन गया, है ना, क्योंकि कोमो अगर यू था तो एस्टा हाउ बन गया, और टुडो जो है वो ऑल बन गया। अब पूछो जरा क्या क्या पूछना है आपको, तो सवाल था टुडो एस्टा को क्या कहा जाता है, टुडो को ऑल कहा जाता है, एस्टा जो है एस्टा को हाउ कहा जाता है। सो ऑल हाउ इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विच इज ऑप्शन दिल्ली, ऑल हाउ। देखा आपने ऐसे सवाल। चलो एक सवाल मैं आपको भी दे देता हूँ। इफ यू आर फाइन इज कोडेड एज का बाडा, ही इज फाइन एज लेडा एक्सी, दे आर फाइन एज सी आर टी वाई डा, देन व्हाट इज द कोड फॉर ही। ये तो आप अपनी खुद की लैंग्वेज भी बना सकते हो यार ऐसे तो ट्राई कीजिए क्या होगा आंसर। अगेन ऐसे सवालों को बनाने के लिए स्टेटमेंट्स को उतारना पड़ता है ना। यू आर फाइन को लिखा गया है एज सी ए बा डा। इसका मतलब ये नहीं होता कि यू का मतलब सी ए, आर का मतलब बी ए, फाइन का मतलब डा, जैसे ऑर्डर में लिखा गया है उसी का मतलब होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये एक कॉमन सा मिस्टेक है। अगर आपको पता नहीं है कि ये सवाल पूछे कैसे जाते हैं तो शायद आप ऑर्डरिंग के हिसाब से आंसर कह दो, ऐसी बात नहीं है। लॉजिक लगाना है, लॉजिक। दे आर फाइन को लिखा गया है सी ए टी वाई डा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है कॉमन, सर फाइन दिखाई दे रहा है कॉमन, ये लो फाइन, इन दोनों में कौन है, डा डा, है ना, ऐसे ही आप सोच रहे हो। तो ये देखो फाइन नीचे भी है तो फाइन नीचे भी है तो डा नीचे भी है, ये तो हो गया। अब इसके अलावा सर जी ये देख रहे हो आप आर, मैंने कहा चलो इसको डैश मान ले, आर आर दोनों में कौन है ऐसा, का, तो आर को का कह दिया। इसका मतलब यू जो है वो बा बन गया, दे जो है वो टी वाई बन गया, बट सर जी ही इसके अंदर तो अभी भी ली एक्सी है, ये सुलझा नहीं पहेली। और अगर ये पहेली सुलझा नहीं तो ये ही पूछ रहे करे क्या, ये ही पूछ रहे तो पहेली तो अभी भी अधूरी है और कोई डेटा हमको पहेली सुलझाने में मदद नहीं कर रहा है, हेंस इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आ रही है बात, आपको क्या कहना है यहाँ पर कि ही इसके लिए ली एक्सी ऐसे कोई भी पॉसिबिलिटी है, ही हो सकता है ली एक्सी या फिर इज हो सकता है ली या एक्सी, है ना। तो हमको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है, देयरफॉर ही इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये होगा आपका फाइनल उत्तर। ओके पुत्र, तो चलिए आज के क्लास का आखिरी सवाल हम देख लेते हैं और ये सवाल टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। तो आप देख सकते हो अहम ब्रह्मास्मि वाला यहाँ पर सिंबल है या शक्तिमान कह लो। तो H 5 T क्वेश्चन मार्क 9 X N। अब लगाओ लॉजिक, लगाओ दिमाग, क्या होगा यहाँ पर। अब क्योंकि इतने सारे सवाल आपने किए हैं तो आपको यहाँ पर पता है कि सर पहले तो हम इन लेटर्स को नंबर्स में रिप्लेस करेंगे फिर ही कुछ बात हो सकती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये आपका अगर क्लियर हो गया है तो यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये स्लाइड आ चुकी है वापस से, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि टी को 20 कह सकते हैं। कौन कौन से यहाँ पर लेटर्स थे, एन था, एच था और सर जी एक्स भी था, बस इतने ही थे ना, 1 2 3 4 चेक कर लेते, 1 2 3 4 यस। तो अब रिप्लेस कर दो फिर फटाफट से। तो हमने कह दिया टी की जगह पर 20, एच की जगह पर कह दिया 8, एक्स की जगह पर कह दिया 24, एन की जगह पर हमने कह दिया कितना, सर एन की जगह पर था 14। अब कुछ लॉजिक बैठ रहा है यहाँ पर, सर लॉजिक का देखे तो क्या ही बैठेगा, 25 8 कुछ नहीं बैठ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, ये तो चला गया। फिर इसमें 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 ऐसे अगर देखे तो भी सर जी कुछ नहीं बैठ रहा है, कुछ ऐसे ठोस लॉजिक नहीं बैठ रहा है। फिर क्या करें, अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है वैसा भी नहीं हो रहा है। ये पहला स्टेप तो आपने ठीक से कर लिया कि लेटर्स को नंबर में रिप्लेस कर लिया। फिर जब सर सीधी सीधी बात नहीं हो रही है, तिरछी तिरछी बात करनी पड़ेगी, तो हम देख रहे थे डायगनल्स में ऐसे और ऐसे। तो 20 और यहाँ पर 24, 5 और 9, थोड़ा सा फीलिंग आया सर जी कि है ना शायद ये
n को 14 अगर ना ट्रीट करते हुए अगर हम +4 ट्रीट करें ना तो बढ़िया हो जाएगा। क्यों बढ़िया हो जाएगा? फिर देखो ना सर जी, अगर ऐसे अब आप जाओ तो 20 + 4 24 हो जाता है, और ऐसे अगर आप जाओ तो 5 + 4 9 हो जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, है ना। अगर ऐसे हम गए 20 + 4 तो ये 24 हो गया, 5 + 4 तो ये 9 हो गया। तो क्या अब इस प्रकार से जाना ठीक होगा, 8 + 4 = 12, या फिर इस प्रकार से जाना ठीक होगा, (+4 = 8? ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, तो दोनों को देख लेते हैं, है ना। एक सिनारियो तो ये है केस 1 के इस हिसाब से अगर हम देखें कि रिजल्टेंट बन रहा है ना, ये 5 + 4 ये रिजल्टेंट 9 आ गया, 20 + 4 ये रिजल्टेंट 24 आ गया। तो अब हमारा रिजल्टेंट इधर छुपा है या रिजल्टेंट इधर छुपा है? तो केस 1 में कहते हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट था, तो (+4 = 8, तो क्वेश्चन मार्क हो गया 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 यानी कौन सा प्लेयर? 4 यानी दिल्ली हो गया सर जी। तो यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो ये देखो डी दिखाई दे रहा है। बट फिर स्टूडेंट्स कहेंगे सर केस 2 भी तो हो सकता है। केस 2 क्या होगा? अभी तक तो आपने ये 8 को रिजल्टेंट मारा ना, अब ये 8 को रिजल्टेंट ना मानते हुए क्वेश्चन मार्क को रिजल्टेंट मान ले तो फिर 8 + 4 12 की कहानी होगी। 8 + 4 दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12। और अगर 12 को हम देखें तो 12 क्या है? एल। क्या एल हमारे ऑप्शन में है? नहीं है। सो ये इक्विवेलेंट होता है एल से, एंड दिस इज नॉट इन ऑप्शन। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ दैट आपका जो केस 1 है वही सही था, यानी दिस इज द रिजल्टेंट। और एरो यहाँ से जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क +4 करेगा और फिर ये रिजल्टेंट देगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल। पहला स्टेप आपने क्या किया सर? हमने यहाँ पर लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया। दूसरा लॉजिक खोजे, मिला नहीं आसानी से, फिर तिरछा, है ना, क्रॉस सोचा तो मिल गया। और फिर बाद में तो फिर क्या ही कहना, केस बना करके हो गया। तो आज के क्लास में आपने देखा हमने अच्छे अच्छे सवाल बनाए हैं। सब्स्टिट्यूशन के सवाल हो गए, एनालिसिस ऑफ द नंबर्स एंड लेटर्स हो गया, ईजी सवाल भी देखे, कठिन सवाल भी देखे, ये भी जाना कि सबके अपने अपने पैटर्न्स हो सकते हैं, अपने अपने लॉजिक हो सकते हैं। सो जो एग्जाम में आपको स्ट्राइक हो उससे आपको जाना चाहिए, आंसर वही आएगा। सीरीज़ वाले सवाल हो गए, फिर आपने ऑड मैन आउट वाले सवाल भी देख लिए, ठीक है, जैसे ये वाला हो गया। और फिर आपने पैटर्न में कैसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बन सकते हैं उसमें भी देखा, आपने फॉरवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग सीखा, और फिर आपने रिप्लेसमेंट लॉजिक भी सीखा। तो अच्छा एक ओवरऑल हमारा वेराइटी रहा इस वाले सीरीज़ में। तो आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग से कंसेप्ट तो मात्र यही है, पूछने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं और जितने वैरायटी बना उतने कम है। तो रीजनिंग लॉजिक क्लियर होना चाहिए, बस यही मोटो है ना इस वाले कॉन्सेप्ट में, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अप टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या बाय।